क्या होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में? दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में। कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the basic difference between these two systems? एक में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरे में एंटीबॉडी होता है। मैं तो पता है ये डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है लेकिन थोड़ा यार अच्छे से बताओ यार। मैं छोड़ के आता हूँ वेरिएशन। किसी को भी नहीं पता क्या कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? सर जो कैपिलरीज बनती है तो फिर जब वो मटेरियल जो मतलब आर्टरीज से बीच में जब जुड़ती है तो कैपिलरीज बनती है तो जो मटेरियल निकल जाता है वो लिम्फ होता है उसके अंदर। तुम लोगों ने स्टार्टिंग से कितने लोगों ने क्लासेस अटेंड की है? मतलब जब हमने ये सिस्टम पढ़ाया था वीडियो देख लीजिए। ये स्टैटिक वाला हाँ। वो वाली क्लास में हमने मतलब ये तुम लोग को सिस्टम इतने डिटेल में पढ़ाया है कि मतलब बच्चों को 11th में इतना नसीब नहीं होता है। ये तुम लोग का चैप्टर अगर तुम्हें ध्यान हो तो 3 महीने चला था। ध्यान है क्या? ये चैप्टर 3 महीने पढ़ाया था हमने। सर्कुलेशन के बाद अब जब हार्ट के डायग्राम पे आए जो 11th में पहुंचेंगे 11th में मतलब बायो लेंगे तो उनको स्कूल में ये पढ़ के समझ में आएगा कि 10th में इससे ज्यादा पढ़ चुके थे हम। अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, रियलाइज नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी को हमने देखा ही नहीं था। हमने अपने ही लेवल से पढ़ाया था कि तुम्हारे किसी चीज को लेकर यहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे कॉन्सेप्चुअल। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया था और अगर नहीं है पता किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लिया करो कभी इंडिविजुअल, मैं अगर जैसे खाली बैठा हूँ ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि अगला सिस्टम आता है जिसे कहते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में? ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी इन्वॉल्व है वो किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है? किस तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट वहां से रिलीज किया जा रहा है? ठीक है, नाइट्रोजनस। क्या आएगा नाइट्रोजनस वेस्ट में? क्या आता है? अच्छा, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या? ये भी बताया था। ये 3 तरह की चीजें बताई थी तुम लोग को। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ध्यान आया किसी को? कुछ तो ध्यान रखिए। क्या कर रहे हो? ये तो पता है क्या? ये 3 नाम बताए थे आपने, यूरिया और यूरिक एसिड और अमोनिया। डिस्क्रिप्शन हाँ, डिस्क्रिप्शन उसके बाद नहीं बोला था। बताए हुए तो भूल गए हो। बोला नहीं किया उसको उठा के लाए थे उसको पता है। हाँ चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट से रिलेटेड। फिर अगला सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ से तुम लोग के सिस्टम खत्म हो गए। तुम्हारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम की बात की गई है? एक तो न्यूट्रिशन वाला, फिर इसके बाद रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला। इसके बाद कौन से सिस्टम आते हैं? एक सिस्टम आता है जिसे कहते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें बोन्स एंड मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक अलग से आता है जिसे कहते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी तुम लोग की बॉडी में खैर मतलब बुक में दिया हुआ है, थोड़ी बहुत इसकी बात की गई। सबसे पहला जो सिस्टम है यहाँ पर जिसे हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसे हम कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बताओ जरा हमारी बॉडी में इसके कितने पार्ट हैं, कितनी चीजों से मिलकर ये बना हुआ है? Stomach, small intestine, small intestine की वजह से small intestine, large intestine, rectum। ठीक है। तो देखो अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करना हो तो हम इसमें 2 चीजों की बात करते हैं हमेशा। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? पहली चीज जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये ध्यान आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद अगली चीज जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बकल कैविटी की स्टार्टिंग से एनस की एंडिंग तक वो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेशन की प्रोसेस में एंजाइम सीक्रेट करने का काम करते हैं। देखो क्या है जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। डाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है वो कहां पर होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। तो फिर ये क्या काम कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है। जिस भी तरह की सीक्रेशन की जरूरत है, किसी फ्लूइड की जरूरत है, वो कहां से आ रहा होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड से आएगा।
तो जो मेन प्लेस है डाइजेशन का, यहाँ वो कहां पर होगा? एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव लोकेशन है ये। फिर इसके बाद जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में, क्या काम करेंगे ये? हेल्प कर रहे हैं। इनका नेचर कैसा है? हेल्पिंग नेचर है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बताओ जरा फिर से। ये स्टार्ट होगा बकल कैविटी से। सबसे पहले जैसे अगर हम कहें कि बकल कैविटी में क्या क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? बकल कैविटी में सबसे पहले लिप्स जो कि बंद कर रहे हैं इस पूरी कैविटी को, फिर इसके अंदर की तरफ टीथ और लिप्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। नहीं आया समझ में तो अपनी टंग को मूव करा के देखो टीथ के अराउंड, एक खाली जगह दिखाई नहीं क्या कुछ, वो क्या कहलाती है? वेस्टिब्यूल कहलाती है। फिर अंदर क्या है? टंग प्रेजेंट है और क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं है। बकल कैविटी का फ्लोर नहीं है जिसके ऊपर टंग है, फिर इसके ऊपर पैलेट नहीं है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए, ये भी साइड वाला, वो जो घंटा लटकता रहता है वो क्या है? क्या कहते हैं? क्या क्या कह रहा है? वो कह रहा है एपिग्लॉटिस है। नहीं, वो एपिग्लॉटिस नहीं है। भाई साहब वो एपिग्लॉटिस नहीं है, वो क्या है? पढ़ो इसे। यूबुला कहलाता है। क्या कहलाता है? यूबुला कहलाता है। क्या काम है इसका? ऐसे ही फ्री में प्रेजेंट है या कुछ उसका काम भी है? फ्री में तो प्रेजेंट होगा नहीं, कुछ तो काम होगा। कुछ तो काम करता होगा। सोचो जरा क्या काम करता है, किसी को पता है अगर तो बताओ क्या फंक्शन हो सकता है? कभी मतलब ऐसे सिर ऊपर करके पानी पिया है और पानी बाहर आया है नाक से, ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पानी ऐसा पिया है और वो नाक से बाहर है? नहीं खाना खाया तो नाक से चावल अरे तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे नेजल पैसेज को बंद करने का काम करती है, ताकि जो फूड है या जो वाटर है वो कहाँ ना चला जाए, नेजल पाथवे में एंटर ना कर जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए ऊपर की तरफ होता है यूबुला, ये कहाँ जाता है? पीछे की तरफ जाता है और बंद कर देता है स्ट्रक्चर उसको। जो तुम एपिग्लॉटिस कह रहे थे वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो यहाँ प्रेजेंट होता है गले में, ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया की सबसे अपर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस। एक कार्टिलेज होता है जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, मतलब ग्लॉटिस बंद हो जाता है। अगर वो बंद ना हो तो क्या होगा? लंग्स में भर जाएगा खाना। कहाँ भर जाएगा? लंग्स का कंजेशन हो जाएगा। और जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बहुत पतली ट्यूब होती है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए कोई तो ये हमारी ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकती है। और प्रोलॉन्ग अगर एक्सपोजर रहे इस चीज का, ब्लॉकेज एक लंबे समय तक हो जाए, इवन डेथ भी हो सकती है। तो वहां पर बॉडी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। इस वजह से एक प्रोटेक्टिव मेजर यूज किया गया है जिसे हम क्या कह देते हैं? एपिग्लॉटिस कह देते हैं। तो पूरे बकल कैविटी में हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर है? सबसे पहले हमने कहा कि लिप्स है, फिर इसके बाद टीथ है, फिर इसके बाद वेस्टिब्यूल है, फिर इसके बाद टंग है, बकल कैविटी का फ्लोर है, फिर इसके बाद पैलेट है, हार्ड एंड सॉफ्ट, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स है, और यूबुला एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है। इसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट है, और क्या है इसके अलावा? टॉन्सिल्स के बारे में कितने लोगों ने सुना है? तो ये टॉन्सिल्स होते क्या है? क्या होता है? कुछ तो होता है और दर्द होता है। लिम्फोइड टिश्यू होता है। इसके इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। क्या है ये? लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड का मतलब जहां पर WBC बहुत ज्यादा है। क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्टेंट्स जा रहे हैं उनको मारने का काम करते हैं ये टिश्यू। तो हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो इसके बहुत सारे पेयर कहां पर है? बकल कैविटी में, जिनको हम कह देते हैं टॉन्सिल्स। इसके अलावा जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और बहुत सारी जगह आपको ये लिम्फ नोड्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला काम जो आपको बकल कैविटी में देखने के लिए मिलेगा वो क्या है? क्या काम कराएगी बकल कैविटी? ठीक है, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करेगी, मतलब मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ये केमिकल ब्रेकडाउन नहीं है, ये क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। लेकिन केमिकल ब्रेकडाउन भी होगा वो किसकी हेल्प से? सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम कराएगी? किस तरह का ब्रेकडाउन कराएगी? तुम लोग को ऐसे समझ में आ रहा है ना
फ्लो डायग्राम वगैरह की भी कोई जरूरत है नहीं, नॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, कितनी सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कोई नाम बताएगा क्या? एक है पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड। कहां प्रेजेंट होती है? यहाँ हमारे कान के पास में प्रेजेंट होती है। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, पेयर में प्रेजेंट है, दोनों कान के आसपास देखने के लिए मिलेगी। फिर दूसरी सबलिंगुअल। लिंगुआ टर्म समझते हो ना तुम लोग? सुना है ये टर्म कभी? हमारी टंग को डिनोट करने के लिए एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसे कहा जाता है लिंगुआ, LINGUA। तो जो टंग के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। बायोलॉजी में कहीं भी टर्म लग जाए सब, इसका मतलब किसी चीज के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके नीचे, तो टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है? सबलिंगुअल। सबसे छोटी ग्लैंड होती है इन तीनों में से। और फिर इसके बाद तीसरी जिसे कहते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। जो हमारा जॉ होता है इसको क्या कहते हैं? मैक्सिला एंड मैंडिबल कहते हैं, बोन्स होती है यहाँ पर। तो इसके नीचे प्रेजेंट है। कितने पेयर हुए ग्लैंड्स के? 3। कौन कौन से? ठीक है, पैरोटिड, फिर इसके बाद सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। इन तीनों का काम क्या है? ये तीनों अलग अलग डक्ट्स के थ्रू आती हैं और हमारी बकल कैविटी में ओपन हो जाती है। कौन कौन सी डक्ट? एक जो पैरोटिड ग्लैंड है एक डक्ट के थ्रू ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेंसन्स डक्ट। फिर इसके बाद जो सब मैक्सिलरी है वो एक डक्ट के थ्रू ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वॉर्टन्स। एंड अगली जिसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ये ओपन होती है रिविनस डक्ट के थ्रू। तो 3 डक्ट हैं जो कि आके इसको ओपन कर देती हैं बकल कैविटी में। कौन सा सीक्रेशन आ रहा होगा इन ग्लैंड्स के थ्रू? ऐसी ग्लैंड्स जो कि डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन लेके आती हैं वो ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन कहलाएंगी या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू लेके आते हैं वो क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन। अगर कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सलाइवरी ग्लैंड किस तरह की ग्लैंड है तो क्या कहोगे? और अगर कभी फंस जाओ फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एंडोक्राइन है उसका सीक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स। क्या होते हैं उसके सीक्रेशन? हार्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन है वो क्या बनाती है? जनरली सलाइवा का फॉर्मेशन या किसी जूस का फॉर्मेशन या एंजाइम का फॉर्मेशन करेगी। कभी भी कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन नहीं बनाती। इतनी चीज अगर क्लियर है तो ध्यान रख सकते हैं। हाँ, तो पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पोर्शन होगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं उसके जो एंडोक्राइन पोर्शन, और वहां से कोई डक्ट नहीं निकलती। जो उसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वहां से डक्ट राइज होती है, डक्ट ऑफ विल्सन एंड डक्ट ऑफ सैंटोरेली, 2 डक्ट निकलती है वहां से। तो बिल्कुल स्पेसिफाइड जो हमने कह दिया ना वो चीज ध्यान रख सकते हो कि अगर एक्सोक्राइन है तो वो कोई हार्मोन नहीं बनाएगी। ठीक है, अब देखो जो यहाँ से सलाइवा का सीक्रेशन हुआ इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? वाटर। मोस्टली वाटर ही है इसमें, 95 to 97% के आसपास क्या है? वाटर। इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करता है। किस चीज का ब्रेकडाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किस लेवल तक? ग्लूकोज बना देगा क्या? तो फिर डाइसैकेराइड के लेवल तक। किस लेवल तक? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड समझते हो? कितने लोग डाइसैकेराइड के बारे में जानते हैं? डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड चेन है ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दें। थोड़ा अगर कहीं लिखा हुआ है डाइसैकेराइड तो इसका क्या मतलब है? पॉलीमर और मोनोमर के बारे में जानते हो तुम लोग? पॉलीमर सुना है कभी? नहीं सुना? पॉलीमर सुना है लेकिन अभी अरे यार, लोग ऐसी बातें कर रहे हो दिल तोड़ देते। जैसे कि मान लो कहीं पर सिंगल ब्रेक रखी हुई है, वो क्या होगी? मोनोमर यूनिट। सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? मोनोमर। इसी की रिपीटिंग यूनिट्स अगर बन जाए तो क्या कहलाती है? वो पॉलीमर। जब आपस में वो कंबाइन करके बॉन्डिंग कर ले तब वो क्या कहलाएगा? पॉलीमर। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है ग्लूकोज, तो बताओ जरा क्या इसको और ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं किसी शुगर के फॉर्म में? ब्रेक तो हो जाएगा, ये आगे चल के क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा जो कि रेस्पिरेशन में होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्या इसको ब्रेक करके कोई और दूसरी शुगर बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये जो यूनिट है ये क्या कहलाएगी? मोनोमर यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये मोनोमर यूनिट। अगर इससे आगे एक और ग्लूकोज यूनिट ऐड हो जाए तो कितनी यूनिट हो गई? 2। और इसे क्या कहा जाता है? डाइसैकेराइड। कभी अगर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो इससे क्या बनता है? माल्टोज बनता है। क्या बनता है? इसको ध्यान रखना,
कभी अगर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक डाइसैकेराइड जिसका नाम होता है माल्टोज, ठीक है। फिर इसके बाद कभी अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऐड हो जाए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऐड हो जाए तो इससे क्या बनेगा, ये लिख लेना यार कहीं तुम लोग, कहीं तो फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर कहीं ऐड हो जाए तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, सुक्रोज, क्या कहलाता है। और अगर कहीं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऐड हो जाए तो इससे क्या बनेगा, लैक्टोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऐड होकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज शुगर कहां प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रेजेंट होती है, क्या वहां तो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, मिल्क में शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये तीन तरह की शुगर देखने के लिए मिलती है जो कि डाइसैकेराइड लेवल पर ऑपरेट करती है, और इनको फर्दर अगर ब्रेक कर दिया जाए तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा या फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। क्या फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं, फ्रूट्स में जनरली जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है फ्रक्टोज, जो टेबल शुगर होती है वो ग्लूकोज कहलाती है, जो मिल्क शुगर होती है वो लैक्टोज कहलाती है। जितने भी टाइप की शुगर हो सब अमाइलेज सबको मैल्टोज में कन्वर्ट करें। हाँ, जितने भी मतलब पॉलीसैकेराइड की बात करो, पॉलीसैकेराइड में क्या आएगा, स्टार्च आएगा। हमारी बॉडी में अगर कभी सेल्यूलोज आ जाए तो क्या लिखोगे फिर, सेल्यूलोज भी, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। अगर तुमसे उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि हमारी बगल कैविटी में सेल्यूलोज प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, वो टूट जाएगा डाइसैकेराइड के लेवल पर, क्या करोगे बताओ आंसर। हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाए, तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज नहीं है, डाइसैकेराइड, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। जैसे कि ग्लाइकोजन होता है, जैसे कि स्टार्च होता है, जैसे कि और भी कोई कंपाउंड है वैसा ही सेल्यूलोज है, ब्रेक हो जाएगा डाइसैकेराइड के लेवल पे। तो भैया आंसर है नहीं, लिख लो कहीं। अगर तुम्हारी बॉडी में सेल्यूलोज पहुंच जाए तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज एंजाइम होते ही नहीं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड सीकम दो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन से रिलेटेड है, और हमारी बॉडी में वो दोनों ही वेस्टिजियल हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कितने लोग जानते हैं, तुम लोग पता है 10वीं पास होने वाले हो, थोड़ी शर्म करो, पढ़ने लिखने लगो। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं करते हैं। तो हमारे दिमाग में हमारी बॉडी में कौन से ऐसे ऑर्गन हुए, पीनियल बॉडी और अपेंडिक्स, ठीक है। एक हुआ जैसे कि वो एग्जांपल बता रहा है जो तुमने मतलब सुने हुए हैं या जो तुम पहचान जाओ, उन्हीं को तो लगभग हमारी बॉडी में 180 के आसपास वेस्टिजियल ऑर्गन है, समझो मतलब हम पूरे वेस्ट ही हैं लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि एक अभी बताया कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये तो सुना ही होगा, जब भी अगर एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर देखते हो तो एक स्ट्रक्चर बनी होती है जो कि सीकम से अराइज होती है। बना के बताएंगे कि सब इमेजिन कर पा रहे हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या मतलब है, देखा है ना सभी ने। देखो जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं कि स्टमक है, ये स्टमक आगे चल के कन्वर्ट होता है ड्यूडेनम के फॉर्म में, ये आगे चल के क्या बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट बनाता है, और उसे क्या कहते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज जेजुनम, और ये आगे चल के क्या बनाएगा, इलियम बनाएगा। ये इलियम जब जाके ओपन होती है किस पे, जैसे कि मान लो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ओपन कैसे होगी, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, जैसे हमने कहा इलियम, ये जाके ओपन हो जाती है एक जगह, और वो जो ब्लाइंड सैग वाला कंडीशन बनता है ये क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं हम, ब्लाइंड सैग। ब्लाइंड सैग का मतलब होता है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब यहीं से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है छोटा सा, और इसे क्या कहते हैं हम, वर्मीफॉर्म, क्या कहलाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से कहलाता है। वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस वजह से ये कहलाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऊपर की तरफ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या बनाती है, कोलन बनाती है, और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ये ऊपर की तरफ फूड को लेके जाती है, ये कहलाता है असेंडिंग कोलन, फिर इसके बाद ये ट्रांसवर्स, फिर इसके बाद ये डिसेंडिंग, ये आगे चल के एस शेप्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे कहा जाएगा सिग्मॉइड। आगे चल के फिर रेक्टम का फॉर्मेशन होगा, और सबसे लास्ट पार्ट एनस। कोई दिक्कत क्या, तो किस बारे में बता रहे थे, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। एक ऑर्गन यहाँ पे सीकम, जो ये पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
यहाँ से आगे चल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओपन हुई है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये दोनों ही वेस्टिजियल होते हैं हमारी बॉडी में, कोई काम नहीं करते। इनका मेन काम क्या है? सेल्यूलोज के डाइजेशन का, लेकिन ये यहाँ पर नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये यहाँ आँख के यहाँ पे होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये बहुत प्रोमिनेंटली कहाँ दिखाई देगी? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। कभी भी जैसे मेंढक को देखोगे ऐसे उसकी आँख के ऊपर एक लेयर आ जाती है, कभी जब वो पानी में एंटर करता है, देखिए क्या, वो कहलाती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या करती है ये? पानी से बचाने का काम करती है, वाटर डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा उसकी बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद एक जैसे कहते हैं विजडम टीथ, सुना हुआ है इसके बारे में। थर्ड प्रीमोलर, थर्ड मोलर जो हमारा टीथ है, कितने तरह के टीथ होते हैं हमारी बॉडी में? 4 तरह के। कौन कौन से? इन चारों के बारे में जानते हो ना सभी लोग? इंसीजर, कैनाइन, फिर इसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर। जो हमारा थर्ड मोलर होता है, मतलब सबसे लास्ट वाला टीथ, सबसे लास्ट वाला टूथ, ये कैसा है? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब जिसका कोई फंक्शन है नहीं। अगर ये ना भी हो तो भी डाइजेशन की प्रोसेस या जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, मैस्टिकेशन की प्रोसेस है, वो इजीली चलती रहेगी, समझे? और जैसे कि मान लो इसके अलावा किसी ऑर्गन की बात करनी हो हमारे लिए, तो और एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, लेकिन इसके जो फंक्शंस है बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में देखने मिलेंगे जिनको हम कह देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कहाँ से कहानी शुरू की थी? कहाँ पे पहुंचे थे यार वेस्टिजियल ऑर्गन? डाइसेकेराइड्स की बात कर रहे थे, ब्रेकडाउन की। तो बकल कैविटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। लगभग अगर कभी पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स का कितना ब्रेकडाउन हो जाएगा बकल कैविटी के अंदर, तो क्या कहोगे परसेंटेज के? 25 to 30%। बाकी जो ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ होगा? स्टमक में होगा। नहीं, स्टमक में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 कंपोनेंट है हमारी बॉडी के मेजर। एक है कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद है प्रोटीन, और फिर इसके बाद है फैट। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कहाँ होगा? एक तो बकल कैविटी में होगा, थोड़ा बहुत 25 से 30%। कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और थर्ड कंपोनेंट है फैट या लिपिड्स। इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत? सलाइवरी ग्लैंड की बात करोगे तो एंजाइम बनाती है ये सलाइवरी एमाइलिन, लेकिन एक और एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में। दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज। क्या कहलाता है वो? लिंगुअल लाइपेज। यानी कि है लाइपेज एंजाइम, लेकिन ब्रेकडाउन करता नहीं है, बहुत कम अमाउंट में ये रिलीज होता है। फिर इसके बाद अगले पोर्शन में पहुंचे जिसे हमने कहा फेरिंक्स। फेरिंक्स भी आएगा। फेरिंक्स किस पार्ट को कहते हैं? क्या काम है इसका? और कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पार्ट फेरिंक्स है? the shade portion which is shared by respiratory system and the ठीक है। part of तो फेरिंक्स वो पार्ट है जहां पर फूड एंड एयर कॉमन है, मतलब वहां पर फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है। 3 पार्ट इसके देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं पूरी बकल कैविटी के बारे में, तो ऊपर ये एक बोन प्रेजेंट है। इस बोन को क्या कहते हैं? पैलेटाइन बोन कहते हैं, जो कि पैलेट बनाता है। तो ऊपर क्या बना? नेजल पाथवे बना, और ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है? ओरल पाथवे दिखाई दे रहा है। अब बीच में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये चीज कॉमन हो गई। जैसे कि मान लो एयर की बात करोगे, एयर यहाँ भी आएगा। फूड की बात करोगे, वो भी यहाँ पर आ रहा है। एक कॉमन रीजन बन गया, और इस कॉमन रीजन को क्या कहते हैं? हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि मुंह के सामने, मतलब बकल कैविटी के सामने, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओरोफेरिंक्स। क्या कहलाता है? ये ओरोफेरिंक्स कहलाता है। वो पार्ट जो कि नेजल ओपनिंग के सामने है, वो क्या कहलाएगा? नेजोफेरिंक्स कहलाएगा। और तीसरा, अब यही जो फेरिंक्स है आगे चल के 2 ट्यूब बनाएगा। बताओ जरा कौन कौन सी 2 ट्यूब बनेंगी इससे? 2 ट्यूब फॉर्म होगी ना, एक एयर के लिए और एक विंड के लिए। तो विंड के लिए जो या एयर के लिए जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रैकिया। क्या कहलाती है? ट्रैकिया, या इसको विंड पाइप कहते हैं। जो फूड के लिए गई वो क्या कहलाएगी? ईसोफेगस। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब इसके बाद देखो जरा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? ट्रैकिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज
ग्लॉटिस। क्या कहलाता है? ग्लॉटिस। और जो हमारी फूड पाइप है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? गले। क्या कहलाएगा? फूड को कहाँ जाना चाहिए? ईसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन ओपनिंग तो यहाँ भी है, यहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? एक कार्टिलेज प्रेजेंट है, और इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब फूड आ रहा होगा तब ये ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि फूड सिर्फ कहाँ पर जा पाए? ईसोफेगस में जा पाए। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मान लो कभी ये एपिग्लॉटिस खुला रह जाए तो क्या होगा? यहाँ चला जाएगा, और इसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? हाँ, एकदम से अंदर से एक इंपल्स क्रिएट होगा जो कि फूड को बाहर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फूड कहाँ जा रहा है? फिर लंग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ जैसे जैसे ये ज्यादा जाएगा वो जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल थिन होते जाएंगे, तो फंस जाएगा कहीं पे जाके ये फूड, और हमें दिक्कत हो जाएगी, मर जाएंगे हम। हमारी बॉडी को इस बात की चिंता है। तो जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के सबसे लोअर रीजन पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लारा सेल्स। वो सेल्स एक इंपल्स जनरेट करते हैं और यहाँ से फूड कहाँ चला जाता है? रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, और हम इस चीज से बच जाते हैं। किस चीज से? मरने से। मरेंगे तो नहीं खैर, लेकिन फिर अब इसके बाद और कोई दिक्कत है क्या? ये फेरेंक्स के बारे में बताया। फेरेंक्स के दो पार्ट बताया मैंने तुम्हें, एक ओरोफेरेंक्स जो कि जाके ओपन होता है बकल कैविटी के सामने, दूसरा जिसे हमने कहा नेजोफेरेंक्स जो नेजल पाथवे के सामने ओपन होता है, और तीसरा और होता है जिसे हम कहते हैं लेरिंजियोफेरेंक्स। कौन सा रीजन है ये? लेरिंजियोफेरेंक्स कहलाता है। ये कहाँ जाके ओपन होता है? नीचे की तरफ। ये जो दो ट्यूब्स हैं उस रीजन को कह देते हैं लेरिंजियोफेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स के तीन पार्ट हुए। फेरेंक्स से फिर पहुंचे हम ईसोफेगस पे। तो ईसोफेगस के बारे में बताओ जरा कुछ। तो इसकी ओपनिंग को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, तो ओपनिंग जो है उसको कोई भी मस्कुलर स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होती है, जैसे स्फिंक्टर कहते हैं, फेरेंजियल स्फिंक्टर होता है वहां पर, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसी कोई डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है तो उसको बंद कर देगी आगे। और बताओ डाइजेशन में कोई हेल्प है क्या? हेल्प तो करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ईसोफेगस के बारे में क्या कहेंगे? एक ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है लगभग, जहां पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अंदर से तो यहाँ से कट लगाना है सीधे से, और फिर बाहर निकाल के क्या? अब नहीं मानेंगे। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जहां से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है? बताओ। यार रिवीजन में तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे, हमें उतना मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। तुम लोग बैठे हो, हमें ये कहानी सुनानी पड़ रही। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है? अब ये जो दो टर्म हमने लिखी है इसका मतलब समझ पाए? देखो हमारे पास है ईसोफेगस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, जब फूड बकल कैविटी से ईसोफेगस में पहुंच जाता है तब इसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसे अगर हमें नीचे की तरफ पुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? ईसोफेगस की गर्दन दबानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ईसोफेगस की ऐसे ऊपर से गर्दन। तो क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा कहां की तरफ? नीचे की तरफ। ये कहां चला जाएगा? फूड नीचे की तरफ। अब जिस रीजन को हमने दबाया था उसको रिलैक्स कर देंगे और जाके और नीचे पकड़ लेंगे। ऐसे मतलब क्या किया जा रहा है? ईसोफेगस के ऊपर बाहर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो प्रेशर है ये कौन क्रिएट कर रहा है? इसके जो मस्कुलर वॉल्स हैं, दो तरह की मसल्स होती हैं यहाँ पर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों मसल से मिलकर क्या करते हैं? इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करता रहता है। कभी अगर पूछा जाए क्या कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में देखने मिलेगी तो क्या कहोगे? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या कहीं और भी देखने के लिए मिलेगा?
पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ईसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जहां जहां तक डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है हर जगह। और क्या सर रिलाइजमेंट होता है वो तो एब्जॉर्प्शन के लिए है ना, मूवमेंट में कोई इतनी पतली सी ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां से कहां तक, ईसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखने के लिए। लार्ज में डाइजेशन होता है कहां, वहां पे तो एब्जॉर्प्शन होता है, और उसकी जो वॉल है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइड है। जाने के लिए तो रास्ता बनाना चाहिए ना, अरे। बना हुआ है तो जाने के लिए क्या करना? देखो दो चीजें हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि वहां टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन बहुत माइल्ड। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है, फूड को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कितनी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लगभग 6 मीटर के आसपास, 6 से 7 मीटर के आसपास लेंथ है इसकी। इतनी लेंथ तक फूड को ट्रेवल करा के लेके जाना है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी, 1 to 1.5 मीटर। और दोनों में एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ ज्यादा होती है। तो कहां पर मूवमेंट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में समझ गए, फूड को नीचे की तरफ लेके आए। और क्या हो जब तुम्हारा फूड बाहर आ जाए, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या हुआ है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की दिशा और दशा बदल गई। इससे कहा जाता है रिवर्स पेरिस्टाल्टिक्स। क्या कहते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक्स। क्या होगा इससे, इससे आपको हो जाएगी उल्टी, क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। इसका जो सेंटर है वो कहां प्रेजेंट होता है, मेड्यूला। मेड्यूला ध्यान है सभी को, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेड्यूला। तो वहां से सिग्नल आते हैं कभी, मतलब जैसे जिसको सफोकेशन वगैरह होता है बस में बैठने से, के साथ होता है, हमारे साथ तो ये बहुत होता है। इवन हम चार्टर्ड बस में भी नहीं बचते, बस में बैठना ही बंद कर दिया हमने, इतने त्रस्त हो गए। तो क्या होता है कि 5-10 मिनट तक बैठोगे आप, जो मेड्यूला है वो क्या करेगा, आपके लिए सिग्नल्स भेजता जाएगा। एकदम से जब ये सिग्नल्स बहुत हैवी हो जाएंगे तो कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इसकी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, जिसे कहा जाता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। और फूड कहां से कहां पहुंच जाएगा, बाहर, स्टमक से बाहर। लेकिन अगर ये फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, स्टमक में नहीं है, तो फिर कभी वॉमिटिंग नहीं होती है। रीजन क्या है इसके पीछे, वो जो स्फिंक्टर स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है वो बिल्कुल दो साइड ही होता है, एक ही साइड होता है। क्या होता है कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, सबसे लास्ट वाला रीजन है ये स्टमक का, इस रीजन को क्या कहते हैं, पाइलोरिक या पाइलोरस। अब यहाँ से फूड जब पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला रीजन जिसे कहते हैं ड्यूडेनम, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये मतलब वैसे दरवाजे की तरह है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलेगा, दूसरी डायरेक्शन में ओपन नहीं होगा, हिंज की तरह है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ऐसे नहीं खुलेगा, ऊपर की तरफ क्योंकि जैसे ही खुलेगा ये ऐसे क्लोज, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वॉल नहीं है, वॉल भी एक अलग स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पर मसल्स हैं, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, स्फिंक्टर एंड वॉल दोनों ही अलग होता है। तो यहाँ से फूड फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर कभी वॉमिटिंग हुई है, हमारा फूड कहाँ रह गया, स्टमक में। और अगर मान लो फूड नहीं है तो फिर HCl ही बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, वाटर अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ वाटर ही आ जाएगा। क्या हुआ एक बार, जैसे हम जा रहे थे भोपाल जा रहे थे, तो 4 टाइम बस से ही जा रहे थे। जनरली क्योंकि हम बस में बैठना प्रेफर नहीं करते, उसमें बहुत दिमाग खराब होता है हमारा। तो हम घर से दूध पी के गए थे और वाटर था पूरा। हमें मतलब भोपाल पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगते, ज्यादा से ज्यादा 3 बार वॉमिटिंग हुई थी हमारे लिए। हम उससे बार-बार कहते थे भाई वो रख देते ना आपकी सीट के आगे, उस चेक रख देते एक छोटा सा, तो भाई उसमें डिपॉजिट कर दो। उससे हमने 3 बार मंगाया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही था। तो कह रहा यार कुछ ज्यादा ही परेशानी नहीं है तुम्हें, हमने कहा है ना, तो वो तो दुर्भाग्य है कि फंस गए आज हम तुम्हारी बस में। पूछा क्यों हो रही है, आप पूरा इसका रीजन बता रहे हो। नहीं पूछा उसने, खैर वो बुद्धिमान था कि नहीं पूछा, मतलब जाने आ जाने उसे पता नहीं था कि हम बायोलॉजी वाले हैं, अगर पूछता तो हम उसको पका देते थे। हमारी स्किन का मसल्स नहीं हो रही, खुल जा रही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रिगर कर रही होती हैं। हमारे एयर की कंसंट्रेशन जब चेंज हो जाती है, क्या होता है कि जब बस की आप बात करते हो, जो जनरली बस से डीजल पे ऑपरेट करती हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है कुछ लोगों को एलर्जन का काम करती है।
और इस वजह से हमारी जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो ट्रिगर हो जाती है। न्यूरल मेम्ब्रेन के जस्ट पास में है मेड्यूलर, तो बस वो आपको सिग्नल भेजने लगेगा रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के लिए। क्या पेट्रोल में पेट्रोल ऐसी खुशबू है ना खतरनाक खुशबू है वो। इसके बाद रबर की स्मेल से हो जाता है। जैसे फिर हम बात कर रहे हैं अगर स्मॉल स्टमक, मेन रीजन क्या है? तो स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं इसको। कितने पार्ट हैं इसके टोटल? कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। वो होते 4 हैं वैसे, तुम 3 ही ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं। एक पार्ट जिसे कहा जाता है फंडिस या फंडिक पार्ट कहते हैं, फिर इसके बाद कार्डियक एंड तीसरा पाइलोरिक जो कि अभी बताया था। एक और होता है जिसे कहते हैं बॉडी। 4 रीजन, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, 4 रीजन होते हैं इसके। तो काम क्या है इसका? स्टमक का काम बताओ। हाँ, कोई काम है कि नहीं? इससे तो गट फीलिंग आती रहती है। डाइजेशन में कोई काम है कि नहीं? देखो यहाँ एक काम लिखा है, इसका बताओ जरा इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है स्टमक। यहाँ से एक चीज सीक्रेट होती है जिसे कहा जाता है HCl। इसका क्या मतलब है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम्हारा जो स्टमक है वो बहुत खाली है, दिन भर HCl ही बनाता रहता है। 1.5-2 लीटर स्टमक HCl ही बना देता है पर डे, कोई काम नहीं। हाँ, उससे कहो कि ज्यादा बनाओ ताकि हम बेचे इसको। और बेच नहीं सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि इसकी जो pH रेंज है वो काफी हाई है। 1.3 से 1.5 के आसपास इसकी pH होती है। इतनी pH अगर एसिडिक स्केल पर देखो आप, जो pH स्केल होता है 7 से जैसे नीचे जाते जाते हो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है या वीक होता जाता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है स्टमक में। तो फिर हमारे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, क्योंकि इस स्टमक के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? गॉबलेट सेल कहते हैं। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है। और इस म्यूकस के सीक्रेट होने की वजह से HCl हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और क्या कि मान लो अब यही प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपके पास, और मान लो इन्हीं सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये सेल्स सीक्रेशन नहीं कर रही है सही तरह से, तो फिर वो जो HCl है वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। तो दूसरी चीज ये भी होती है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन सेल्स को ब्रेक करने लगते हैं। उन सेल्स की वजह से हमें गैस्ट्रिक अल्सर देखने के लिए मिलता है। तो म्यूकस सीक्रेट करेगा ये, और ये जो म्यूकस है हमें HCl के एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। HCl का क्या काम है? बदले में HCl का काम बताओ। HCl का पहले तो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना डाइजेशन के लिए, और फिर पेप्सिडोजन का यहाँ एक टर्म आया है ये गॉबलेट, ये टर्म सुना है क्या कभी? पुराने समय में जब लोग मदिरा पान करते थे तो एक स्पेशल वेसल होती थी जिसको कहा जाता था गॉबलेट। क्या पता किससे पी रहे हैं? क्या? अरे जैसे तुम आज गिलास कह देते हो, जैसे तुम आज जाम कह देते हो, ठीक है, जैसे तुम पैमाना कह देते हो, ऐसे ही वो लोग क्या कहते थे उस गिलास को, जो मतलब मेटेलिक होता था वो उसको गॉबलेट कहा जाता था। जैसे कि आजकल वो टकीला शॉट टाइप होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही इनकी अलग अलग गिलास होते थे जिन्हें कहा जाता था गॉबलेट। तो ये जो सेल्स होती हैं वो उसी शेप की होती है। हाँ बिल्कुल, तो अपने दिमाग में वाइन गिलास इमेजिन कर लो, वो कहलाता है गॉबलेट। तो वहां से ये म्यूकस का सीक्रेशन होता है और जो हमारे स्टमक को बचाता है। अब अगली चीज ये है कि HCl कर क्या रहा है? सबसे पहली चीज, स्टमक में जितने पैथोजेंस एंटर करेंगे उनको
मार देगा। दूसरी चीज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, क्या करा रहा है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। क्या होगा इससे? और कौन से एंजाइम है जिनको एक्टिव करा रहा है? देखो जरा, हमारा जो स्टमक है ये दो तरह के एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन से? एक जिसे कहा जाता है पेप्सिनोजन, क्या कहलाता है? पेप्सिनोजन। और दूसरा जिसे कहा जाता है प्रोरेनिन, क्या कहलाता है? प्रोरेनिन। कहीं भी टर्म लगता है GEN, OGEN, ओजन टर्म, या कहीं प्रो टर्म लगता है, इसका मतलब है कि एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसकी हेल्प लगेगी HCl की, और HCl जैसे ही इनके ऊपर एक्ट करेगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के फॉर्म में, और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन के फॉर्म में। लेकिन एक डिफरेंस जो ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग जो है RENNIN। अगर इसको सिंगल एन कर दिया तो ये किडनी से बनने वाला एक हार्मोन हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रेनिन है RENNIN। ऐसे ही जो पार्ट अभी हम यूज कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में थर्ड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलियम, ILEUM। जब तक ई लगाया है उसके बीच में, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर तुमने लिख दिया ILIUM तो ये क्या बन गई? एक बोन बन गई जो कि हमारी बॉडी में पेल्विक गंड में, यानी कि यहाँ पर। हाँ, तो भैया ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो HCl आएगा और इन दोनों चीजों को एक्टिव करा देता है। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करा दिया पेप्सिन के फॉर्म में, और प्रोरेनिन को कन्वर्ट कराया रेनिन के फॉर्म में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? जैसे हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके हम सबसे पहले डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा? एमिनो एसिड सीधे नहीं बनते, एमिनो एसिड जो सबसे लास्ट की प्रोसेस है। अभी बीच में क्या बनेगा? जैसे वहां पे डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा? पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेंस, दो चीजें फॉर्म होती हैं जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराया जाता है। किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि फिर हमने रेनिन क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, सिर्फ पेप्सिन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो रेनिन है वो बड़ों में नहीं होता, किसमें होता है? वो बच्चों में। क्या कराएगा बच्चों में? मिल्क का ब्रेकडाउन कराएगा, मिल्क को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम होता है रेनिन। हमारी बॉडी में पेप्सिन ही मिल्क की शुगर को ब्रेक कर सकता है, लेकिन बच्चों में रेनिन एंजाइम प्रेजेंट है क्योंकि उनके पास पेप्सिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता। तो उनकी बॉडी में रेनिन प्रेजेंट है, वो क्या कराएगा? मिल्क की प्रोटीन को, मिल्क की प्रोटीन होती कौन सी है? मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? वो तो शुगर है। वो क्या है? शुगर है। मिल्क की प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन। क्या होती है? कैसीन प्रोटीन होती है, और इसको ब्रेक कराता है कौन? रेनिन एंजाइम। अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा प्रोटियोजेज एंड पेप्टोज के फॉर्म में। तो कभी अगर तुमने बच्चे को गोद में लिया है तो तुम्हें उसकी कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में पता चला होगा। कैसे? उसको कभी जोर से अगर दबा दो बच्चे को, तो उसका जो दही है वो बाहर आ जाता है, और फिर तुम दिन भर महकते हुए घूमते हो, यहाँ पे पूरी कॉलर खराब कर देगा। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? दूसरी समझ समझ रहे हैं? ठीक है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो हम अभी स्फिंक्टर की बात कर रहे थे ना, कि हमारे स्टमक में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है कार्डियक और एक होता है पाइलोरिक। ऊपर वाला जो स्फिंक्टर है वो कार्डियक कहलाता है। उनका विचारों का बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है स्फिंक्टर, तो जैसे ही उसको दबाया उसके पेट से बाहर आ जाता है वो, और दिन भर फिर मैक के घूमते हो। क्या? अच्छा, ज्यादा हंसा दिया होगा फिर तुमने उसे, ऐसा होता है। तो प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ये स्टमक का काम है। पीएच रेंज जो है वो कितनी है? 1.3 से 1.5 के आसपास
और अगर कभी ज्यादा ही डाइल्यूट हो गया एसिड तो 2 तक भी पहुंच सकती है। ये स्टमक के अंदर रिएक्शन हो रही हो। स्टमक के अंदर एंजाइम्स और कौन कौन से प्रेजेंट है? एंजाइम्स तो सब है इसके पास, लेकिन काम सिर्फ ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन का करा पाता है। एमाइलेज भी है इसके पास, लेकिन एमाइलेज एंजाइम काम नहीं कर पाता है हाई एसिडिक रेंज में। फिर इसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड 2 एंजाइम हमने बताया कि है अभी, एक पेप्सिन है और एक रेनिन है। फिर एक होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, मतलब स्टमक के अंदर लाइपेज भी प्रेजेंट है जो फैट को ब्रेक कराएगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब यही जो पेप्टोन्स है, प्रोटीओजेज है और जो बकल कैविटी से आया था डाइसैकेराइड और जितना अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, वो कहां पहुंच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। लेकिन कैसे होगा? उसके लिए जरूरत पड़ेगी 2 ग्लैंड्स की, एक जिसे कहते हैं और दूसरा जिसे कहते हैं पैंक्रियास। क्या हेल्प करेंगे ये दोनों? देखो ये जो लिवर है, कहीं अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, 1 to 1.5 kg वेट होता है इसका। क्या रिलीज कराएगा ये? बाइल। ठीक है, ये बाइल जूस का सिक्रेशन कराता है। सीक्रेट ये कराता है, इसको रखता कोई और है अपने पास, कौन है वो है गॉल ब्लैडर। यहाँ से चला गया और जाके स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसके पीएच पर काम करता है, इसमें सॉल्ट सेट करता है और अल्टीमेटली फिर ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या होगा? किस काम में हेल्प करेगा? किस चीज को इमल्सिफिकेशन कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन कराने का काम करता है। दिक्कत ये है कि जिस फैट मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी साइज काफी बड़ी है, और दूसरा फैक्ट बिल्कुल साइंटिफिक ये है कि एंजाइम इसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस हैं। सारे एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और जितने भी प्रोटीन है वो वाटर में डिसॉल्व है, और जो लिपिड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात अगर कभी समझ में तुम्हें नहीं आई तो पानी में ऑयल डाल के देख लेना क्या होता है। अगर जैसे वाटर में ऑयल डालते हैं हम तो कभी ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल फॉर्म में दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। इसी वजह से कोई भी एंजाइम सीधा फैट पर एक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? बाइल जूस की। क्या करेगा बाइल? इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा और इसके चारों तरफ ऐसे चिपक जाएगा, जाकर एक लेयर बना देगा, और इस पूरी स्ट्रक्चर को फिर क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इस मिसेल को फिर कन्वर्ट कराते हैं क्या? ये वही मिसेल, वही है भाई। जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ा है ना तुम लोगों ने, उसमें फैट होता है। हाँ तो वही है। हाइड्रोफोबिक टेल और ये पढ़ा है। हाँ, तो ये जो चीजें पढ़ी है तुम लोगों ने वहां पे हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड, ये इसी से रिलेटेड है। तो हमने क्या कहा है कि इसको कन्वर्ट किया गया स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और अब जो एंजाइम है वो इस पर डायरेक्ट काम कर पाएंगे। और वो एंजाइम आएंगे कहां से? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में 3 एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से? देखो, एक तो होता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाज को हम कंप्लीट ग्लैंड कहते हैं। कंप्लीट ग्लैंड क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए जितने एंजाइम्स की जरूरत होती है वो सारे एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम की जरूरत है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पर? बताओ जरा। यहाँ पर प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है जैसे कि टाइमोट्रिप्सिन होता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं। तो मेन क्या ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है। और अगला अभी हमें ब्रेकडाउन कराना है फैट का, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट को ब्रेक कराता है, जो कि अभी हमें डाइसैकेराइड के फॉर्म में दिखाई दे रहा था, या जितना भी अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट हो। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये जो पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज पहुंच रहे हैं स्टमक से, इनको कन्वर्ट करा के क्या बनाएगा? डाइपेप्टाइड बनाएगा और फिर कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड के फॉर्म में।
और ये जो लाइपेज है ये फैट को ब्रेक करेगा। फैट की यूनिट्स क्या होती है? ग्लिसरॉल और दो होती है, एक होती है फैटी एसिड और दूसरी ग्लिसरॉल। इन दोनों यूनिट्स में कन्वर्ट कौन करा देता है? लाइपेज। इसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता हुआ कहां पहुंचा है? इलियम तक पहुंच गया है। तो इंटेस्टाइन के भी जूसेस आते हैं, फिर उनमें भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और अल्टीमेटली इनको कन्वर्ट किया जाता है मोनोमेरिक यूनिट्स के फॉर्म में। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ठीक है। अब कल से थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखेंगे, तुम लोग से काम करवाएंगे थोड़ा। हाँ नहीं बहुत थोड़ा लिख के आ रहा हूँ, जो भी दिक्कतें होंगी